हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 में, जहां पे आज हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सर, वो बात क्या है? भाई, बात ये है कि अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 नहीं समझ आने वाला है। वो आपको इरिटेट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने सीखना है थर्मोडायनेमिक्स, आपको समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर अच्छे से, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आना चाहिए। आप उसके जाके वीडियो लेक्चर्स देख के आओ। हमने वहां पे बात की हुई है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। क्योंकि दूसरी बात, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते वरना टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो ये चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल आपके मेन में, आपके एडवांस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑल्दो आप लोग को मैं ये बताऊं कि ये आपके केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी है ना। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला लिया जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट वेटेज चैप्टर यही होता है। यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में चीज़ें लगभग सेम चलती रहती हैं, बस थोड़ा साइन कन्वेंशन का लोचा होता है, तो आप लोग को थोड़ा इशू आ सकता है। पर भाई कॉन्सेप्ट सेम रहता है, फॉर्मूले सेम रहेंगे। हालांकि फिजिक्स में आपको जाके गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी वगैरह की बातें करते हैं, हम लोग वहाँ पे बातें नहीं करते हैं। फिजिक्स में आपको रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है। सॉरी, केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में नो डाउट कुछ चीज़ें अलग हैं, पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें कॉमन है। सही, कहीं पे साइन कन्वेंशन अलग है, कहीं पे कुछ और चीज़ें अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आपको चीज़ें समझना चाहिए कि भाई सेम चीज़ें बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, उनके मैकेनिकल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी चलने वाली हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। और मैंने आपको केटीजी के लेक्चर में बताया हुआ था कि केटीजी वाला जो पूरा पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आप केमिस्ट्री में पढ़ोगी, और आपने शायद पढ़ा भी हो। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स पे आप लोग को जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको केमिस्ट्री में बता दिया गया होगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फिर आपने उसमें आपने शुरुआत की होगी कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। फिर आपने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात की थी। फिर आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पे पहुंचे थे। फिर आप स्टेट फंक्शन की बात करते हो, फिर आप पाथ फंक्शन की बात करते हो, है ना। वो सब चीज़ें आपने वहाँ पर सीखी हुई थी कि बता दो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। पहली बात तो क्या है, ये आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ mechanical effect of heat, which deals with mechanical effect of heat। मतलब यहां से हम लोग हीट से काम करवाते हैं। एक सिंपल सा अगर बात करो तो हीट को हम देंगे किसी सिस्टम को, देखेंगे क्या वो काम कर सकता है। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब वही होता है। ठीक, मतलब काम करवाना है बेसिकली, हमको ऐसे मशीन वगैरह बनानी होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं जो कि आपका होता है सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम आपका होता है, फिर सराउंडिंग होता है, और फिर यूनिवर्स होता है ना। क्या होता है? यूनिवर्स। आपको सारी चीज़ें लिखनी है ना। क्या इस यूनिवर्स की स्पेलिंग सही है? चलो सही है। सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, और यूनिवर्स हो गया। तो आपको बता रहा था सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो पोर्शन होता है यूनिवर्स का जिसको आप अपने अंदर में कंसिडरेशन में लेके रखते हो। क्या बेफालतू लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको लिखा लिखाई चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, सुनिए। सिस्टम क्या होता है? जिसको आप एक्सपेरिमेंट में रखते हो, है ना, जो आपके अंडर कंसिडरेशन में है, विच इज़ अंडर कंसिडरेशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको और अच्छे से मिटा के एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। पहले सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मीन्स यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, है ना। जैसे अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, आगे चल के हम लोग ढेर सारी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे। अब चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आगे आप सीखोगे आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं, एडियाबेटिक प्रोसेसेस होती हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस, आप ढेर सारी प्रोसेसेस के बारे में समझोगे इस चैप्टर में। ये बात है। अब आप क्या कर रहे हो? देखो मैं आपको एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ कि सिस्टम क्या है।
भाई आप ऑब्जर्वर हो, आपको काइनेमेटिक्स में बता दिया गया था कि बेटा तुम ऑब्जर्वर हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो दुनिया को, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। जिसे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिस्टम है। अब काइनेमेटिक्स में आप लोग क्या करते थे, एक कार को ऑब्जर्व करते थे, है ना, तो आपके लिए कार सिस्टम हो गई। भाई आप ट्रक को ऑब्जर्व कर रहे थे, ट्रक सिस्टम हो गई। अगर वहां से आप चीजों को रिलेट करो तो आप, अगर बात किया जाए लॉज ऑफ मोशन में है, तो लॉज ऑफ मोशन में आप सवाल करते थे, वो सवाल आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। बुक में और ढेर सारे सवाल थे, वो आपके लिए क्या हो गए, सराउंडिंग्स हो गए। जैसे अभी अगर और रियल सिनेरियो की बात की जाए तो आप क्लास में बैठे रहते हो, तो क्लास में आपके क्लास में क्या हो रहा होता है वो आप ऑब्जर्व करते हो। बगल की क्लास से आपको कोई मतलब ही नहीं होता है, आपके घर पे क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, तो वो आपके लिए उस टाइम क्या होता है, क्लास रूम आपका क्या होता है, सिस्टम हो जाता है। आप अपने क्लास में बैठे हो, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके दिमाग में मुझे पता है क्या आ रहा है ना, तो भाई हाँ वो भी आपका सिस्टम ही है। एलविश भाई क्या कर दिया यार, एलविश ने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है चलो। तो अगर आप किसी भी चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी महिला मित्र भी हो सकती हैं, अगर आप उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो भी आपकी क्या है, सिस्टम है, आपके लिए सिस्टम है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एलविश भाई वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। सराउंडिंग की बात किया जाए तो भाई उस सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का जितना भी चीज़ है वो सारा आपके लिए सराउंडिंग हो गया, ठीक। जैसे आप अभी क्लासरूम में बैठे हुए थे, आप चीज़ों को पढ़ रहे थे, अदर दूसरी क्लासरूम आपके लिए, जैसे आप 11th क्लास में हो, आपके लिए 12th क्लास या 12th के नीचे वाली क्लास, वो सारी क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई आपके लिए। वो स्कूल मान लो अभी के लिए क्या है, यूनिवर्स है। तो ये स्कूल में से, यूनिवर्स में से अगर आपकी क्लास हटा दिया जाए तो क्या आपको सराउंडिंग मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इन चीज़ों को समझें तो सिस्टम क्या है, विच इज अंडर कंसिडरेशन, क्या है, ए पार्ट ऑफ, ऐसा लिखते हैं और अच्छा लगेगा, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under consideration। भाई सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट है जो आपके कंसिडरेशन में है, आपके ऑब्जर्वेशन में है। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग होता है यूनिवर्स माइनस सिस्टम, उसको छोड़ दो वो सब चीज़ें, और यहीं से आपको मिल जाता है कि भाई यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब ऐसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर हमने बात की कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, और वो बाउंड्रीज कभी कभार आपके रियल भी हो सकती हैं और कभी कभार आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री की बात किया जाए, अब रियल बाउंड्री का क्या मतलब है और इमेजिनरी बाउंड्री का क्या मतलब है, मैं आपको वो समझाता हूँ। लिखना आपकी मर्जी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, बस ये बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे चीज़ आपको सीखनी है। इसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे चीज़ें आएंगी, जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, वो आपको सीखना है, ठीक। चलो, तो अगर हम बात करें सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स की, तो अब यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला, अलग करने वाली जो चीज़ है उसे आप बाउंड्री बोलते हो। अब कभी कभार मैंने बोला बाउंड्री आपकी रियल होगी, कभी कभार इमेजिनरी होगी। सर रियल तो समझ आ गया पर इमेजिनरी नहीं समझ आया। अब हमारे गुरुजी ने एक एग्जांपल लिया था, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मजेदार था। पर इसके पहले मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ जो भी है। आपको बताया था क्लास में आप बैठे पढ़ रहे हो, भाई क्लास में आप बैठे पढ़ रहे हो, आपको बाउंडेशन है ना, कि क्लास में तुमको बैठना है, क्लास छोड़ के नहीं जा सकते। बस तुम्हारे पास जो बाउंडेशन है वो कौन क्रिएट कर रहा है, कोई बाउंड्री ही तो क्रिएट कर रही होगी यार। हाँ समझ आया, जैसे आपको मास्टर पढ़ा रहा है, अब तुमको क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको तभी भी जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, तुम बाउंडेड हो चुके हो। एक बाउंड्री तुम्हारे दिमाग में बन चुकी है जो तुमको सिस्टम और सराउंडिंग से अलग कर रही है, समझ आइए। अब वो बाउंड्री रियल नहीं है, वो बाउंड्री कैसी है, इमेजिनरी, आपको दिख नहीं रही है। अब आपको बताया था कि आपकी 11th क्लास में आपको पीछे मान लो 12th क्लास होती या आपके सेक्शन की ही अलग क्लास होती, तो 12th क्लास अगर आपके पास है, 11th क्लास है, दोनों को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री लगा के रखी गई, दीवार बना के रखी गई है, तो वो वॉल जो है वो आपकी क्या है, रियल बाउंड्री के टर्म्स में आ गई। मैं आपको अपने गुरुजी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। उन्होंने बताया था जैसे आप मान लो कोई महिला मित्र को देख रहे हो, है ना, अब आप सिर्फ उसी को देख रहे हो, भाई बस मेरे लिए यही दुनिया है, यही मिल जाए सब कुछ है मेरे लिए, है ना। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि उससे सुंदर लड़कियां उस महिला मित्र बनाने लायक नहीं है, भाई दुनिया में उससे भी खूबसूरत लड़कियां हैं, पर आपके दिमाग में एक बाउंड्री सेट हो चुकी है जो कि इमेजिनरी है,
भाई भगवान ने तो रोका नहीं कि भाई तुम दूसरे को मत देखो, लेकिन तुम क्लास में इतनी लड़कियां सिर्फ आप सिर्फ उसी को देखे जा रहे हो। तो वो जो बाउंड्री आपके दिमाग में बनी हुई है उसे आप क्या बोलते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये बाउंड्री तो ठीक है, ये रियल और इमेजिनरी समझ आया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के तक धीरे धीरे। हमने बताया थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लूइड में ही बताया था, याद आ रहा है कुछ? देखो आपने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, फिर गैसेस के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड के बारे में पढ़ लिया, और अब हम गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने शुरू भी कर दी। अब कैसे? मान लीजिए आपके पास एक कोई कंटेनर है ना। अब इस कंटेनर में आपने गैसेस को भर दिया। अब गैस भरोगे तो भाई कुछ दीवार डब्बे उब्बे में तो भरोगे ही। अब वो जो दीवार है, ये वॉल है, एक्चुअल में ये रियल है, क्योंकि अपने सिलेबस में भाई रियल वाली ही है ना। ये रियल बाउंड्री है, वॉल आपकी रियल है ना। अब ये वॉल आपकी दो टाइप की हो सकती है। पहला तो कंडक्टिंग हो सकती है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। कंडक्टिंग मतलब ऐसी दीवार जहां से हीट का फ्लो हो सकता है। सर नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो भैया ग्लास में अगर आप पानी गर्म करके पीते हो तो वो क्या होती है? आपकी कंडक्टिंग वॉल होती है ना। सर नॉन कंडक्टिंग क्या है? नॉन कंडक्टिंग मतलब ये थर्मस। अगर इस थर्मस को यहां से पकड़ो भाई, ठंडा ठंडा लग रहा है, अंदर में पानी हमने गर्म नॉर्मल करके रखा हुआ है, पर ये जो वॉल है ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग वॉल मतलब जहां से किसी भी हीट का फ्लो ना हो रहा हो। अब उसी चीज को एक नाम दिया गया फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जिसे हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं। ये आपको वर्ड याद हो, ध्यान से सुनो, ये एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल मतलब जहां से हीट का फ्लो ना हो रहा हो, नो हीट ट्रांसफर। और हम आगे चल के एक प्रोसेस की बात भी करेंगे जिसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस भी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आपको वॉल्स के बारे में समझ आ चुका है? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेसिक्स हैं, है ना। अब हम बात करने वाले किसके? टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़े हो? बोलो, पढ़ लिए हो? याद है? सही में याद है? चलो बताओ तब, कितना टाइप के होते हैं? अरे रुको रुको, अभी नहीं, अब बताओ। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? जल्दी बताओ, हेडिंग डाल लिए। चलो सर 3 टाइप्स के। तो ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, कैसे लिखोगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कौन कौन से बताओ? 3 तो बता दिया। पहला बताओ सर, ओपन सिस्टम। अच्छा, दूसरा सर क्लोज सिस्टम, ठीक है। तीसरा सर आइसोलेटेड सिस्टम। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपके 3 टाइप के सिस्टम है। क्या आप इसमें अंतर बता सकते हो? अंतर बता सकते हो? आसान सा अंतर था कि सर ओपन सिस्टम मतलब, अरे केमिस्ट्री में आप इसके मजेदार एग्जांपल भी पढ़ लेते हो कि भैया जिसमें से देखो हम लोग क्या बात करते हैं सिस्टम में कि आपके पास एक तो मैटर की बात करते हैं और दूसरा एनर्जी की बात करते हैं। और एनर्जी मतलब यहाँ पे हीट की बात होती है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां से आप मैटर प्लस हीट या एनर्जी दोनों की बात करो, दोनों का ही क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो। हाँ कि ना? कि भाई अगर आपने दोनों का एक्सचेंज कर लिया, एक जैसे आपने पानी भरा है तो पानी, या ग्लास में आपकी चाय है यार, चाय, एक कप ऑफ टी, जो आपकी टी का कप है वो ओपन सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से हीट भी तो बाहर जा रही है। ठीक, हम नहीं बनाने वाले, आपने केमिस्ट्री में बना के रखा है। और चाय पीते भी हो, वो आपकी क्या हो गई? ओपन सिस्टम। अच्छा, क्लोज सिस्टम क्या है? एक मिनट, आइए। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में आप मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते, है ना। मैटर का जो एक्सचेंज है भाई, नो एक्सचेंज, है ना। पर बट, यह कॉमन लगाते, बट एनर्जी का आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। बट एनर्जी का आप एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। कैसे? है ना, जैसे आपने केटल में चाय रख दी, अब कोई आया नहीं, है ना। अब रिश्तेदार आने वाले थे, आपको पता है कि हाँ रिश्तेदार आने वाले हैं, चाय बना के रख दो। आपके घर में थर्मस तो है नहीं,
कि उसमें रख देंगे। रिश्तेदार आए और आप थर्मस में, मान लो आपके घर में है पर भूल गए आप बना के रखना, तो आपने बोला हाँ मैं भूल गया हूँ, आप गए केटल वाली चाय डाल दी तुरंत, बोले सर अभी बना के लेके आए हैं, तो केटल वाली चाय भाई ठंडी तो हो जाएगी, केटल में चाय बंद थी, मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, पर एनर्जी तो एक्सचेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी जो केटल है उसकी जो वॉल्स हैं वो डायाथर्मिक है, या आप बोल सकते हो कंडक्टिंग वॉल्स है। आइसोलेटेड सिस्टम, अकेला तन्हा, है ना, जहां से ना तो मैटर का और ना तो हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज ना हो रहा हो, है ना, नो एक्सचेंज, हम उसे क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपने केमिस्ट्री में आगे भी बात किया होगा कि एक भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता है। हम वो थर्मस को मान सकते हैं कि वो आइसोलेटेड है, पर कुछ ही देर के लिए, क्योंकि भाई थर्मस में कुछ देर बाद भी पानी ठंडा हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन भाई अपना जो एक्सपेरिमेंट है कितनी देर के लिए करोगे? 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, उतनी देर तक तो वो अपने सिस्टम को, हीट को बहुत एक्सचेंज नहीं करता। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो आउटसाइड है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक, जो एमिशन वाला होता है। हम लोग रेडिएशन को यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा अभी तक हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम और भी आगे बात करते हैं, जो आपको बचा हुआ पोर्शन है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, इन सब के बारे में कर लें, बताओ। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। क्या हो सकते हैं? जैसे अभी आपने पढ़ा ना काइनेमेटिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बार बार काइनेमेटिक्स निकल रहा है। हेडिंग डालिएगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये कैसे होगा? ध्यान से सुनो। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स हैं जिनसे आप किसी भी गैस के स्टेट को बताते हो। अब जैसे यार कोई भी चीज़ आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा मास के बारे में, कि भाई कोई चीज़ का मास अगर ज़्यादा तो वो भारी होगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हल्का, मतलब कम, तो वो हल्की होगी। यही तो बोलते हैं भाई, मास को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको गैस की स्टेट को बताते हैं, है ना। द पैरामीटर्स विच डिफाइंस, लिखिएगा, द पैरामीटर्स विच डिफाइंस, पेरीमीटर नहीं है। बचपन में पैरामीटर और पेरीमीटर दोनों में कंफ्यूज होते थे। पैरामीटर अलग है, पेरीमीटर अलग है, ठीक है। तो विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ गैस, विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ गैस, या ऐसा लिख दो विच डिफाइंस द थर्मोडायनेमिक स्टेट। ऐसा नहीं है कि भाई गैस की कौन सी स्टेट, विच डिफाइंस द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ गैस, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ गैस। ये गैसेस के थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपकी गैस की कौन सी स्टेट में है ना। जैसे अब वो जो पैरामीटर्स हैं वही बताते हैं। कौन कौन से पैरामीटर बनाए गए हैं भाई? पहला बनाया गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे करके डेंसिटी वगैरह भी है, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि भाई किसी भी गैस का स्टेट क्या है, मतलब वो किस अवस्था में है, उसके बारे में बताएंगे, तबीयत, उसके हाल चाल के बारे में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, जैसे हम कोई आगे, मैंने अभी आपको बताया प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस। अब उस प्रोसेस में जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको यही बताएगा कि कौन सी प्रोसेस है। कुल मिला के आप समझो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आपको कैसे पता चलेगा भाई? इन्हीं में से कोई एक तो बताएगा, टेम्परेचर बताएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आइसोथर्मल होगा। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ये बता रहा है। तो ये गैस की स्टेट को बताएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेट को ही बताता है, ठीक है। अगला अपने पास क्या आता है भाई? ये स्टेट में से एक और चीज़ें आती हैं, एक आता है स्टेट फंक्शन। अब केमिस्ट्री में यहाँ पे आपने इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वगैरह और चीज़ें पढ़ी थी, है ना, कि एक भाई मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर भी डिपेंड करता है और एक अमाउंट ऑफ मैटर भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपका मास हो गया वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, जो आपका डेंसिटी हो गया वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा ये बताओ, आपका जो मोलरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, केमिस्ट्री का सवाल। डेंसिटी भी बताना। तो आप ऐसे ढेर सारे पढ़ते हो, पर वो हमारे काम का नहीं है, केमिस्ट्री के काम का है, तो अपने इसमें नहीं आएगा। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन ऐसे आपके फंक्शंस हैं, है ना, विच
डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें। सर किसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के? लिख ले भाई, गैसेस के, ऑफ गैसेस, ऑफ गैस, ऐसे लिख लो कि भाई गैस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ये बात डिपेंड करती है। अच्छा सर एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी, भाई ये लिख लो, कौन सी? आपकी इंटरनल एनर्जी, या आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख लो, है ना, इंटरनल एनर्जी लिख लो। या हम लोग देखो, बेसिकली मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी से डील करते हैं, ठीक है। अगला अपने पास क्या आता है? अगला अपने पास आता है पाथ फंक्शन। ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। पाथ फंक्शन में क्या होता है सर? पाथ फंक्शन में ऐसे फंक्शंस जो आपके रास्ते पे डिपेंड करें, है ना, ऐसे वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो रास्ते पे डिपेंड करें। तो दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, लिखिएगा बढ़िया से, दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन, यहाँ भी लिख सकते थे, है ना, कि दोज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, विच डिपेंड्स ऑन, which depends upon those thermodynamic variables which depends upon any path taken by, है ना, which depends on path। एग्जाम्पल क्या होगा? आपका वर्क हो गया, आपका हीट हो गया, है ना, वर्क हो गया, आपका हीट हो गया। आपने पढ़ा भी था कि भाई अगर है ना, आपने पढ़ा भी था कि जो आपका वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। कब? जब फ्रिक्शन आता है। तो यहाँ पे भी आपका जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है, वो इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस रास्ते से लेके गए हो। हम लोग आगे जब सवाल करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, हम लोग सवाल करेंगे तो आपको हम ये बात प्रूव भी करेंगे कि भाई अब रास्ता अगर आपने बदल दिया तो हाँ, वर्क डन अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं है कि सेम ही आएगा, ठीक। चलो भाई, ये भी बहुत बढ़िया आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अच्छा, और कौन सी बातें हैं? जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर स्टेट फंक्शन क्या रास्ते पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ओहो, नोट में लिखो, नोट में आप लिख लो, पहली चीज, पहला पॉइंट, स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, या ऐसे लिखो, स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ, अपॉन पाथ टेकन, अरे ठीक है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा नोट पॉइंट कि पाथ फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, डज नॉट, देखो हम पूरा लिख रहे हैं तो हम भी पूरा लिखना, ऐसे ही मत कर देना, डज नॉट डिपेंड ऑन, ये वाला मत करना, और अगर पेपर में किया ना बेटा नंबर भी कट जाएगा। पाथ फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कि भाई अगर आपने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को अलग अलग कर दिया तो ये चीजें बदल जाएंगी। पर ये भाई साहब सेम भी है, रास्ता बदल दिए चेंज हो जाएगा। प्रूफ अभी क्विज़र में कर दूंगा, या तो अभी एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। नोट में हिंट में कुछ चीज़ें आप लिख लीजिएगा, कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। मैं ऐसा करूँगा आपको पूरी चीज़ समझ आए, है ना, थोड़ा कम बताऊँगा, उसमें क्या है। देखो ये चीज़ जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाने वाला हूँ वो आपको आगे फिर से मिलेगी। मैं बस आपको वो एग्जाम्पल लेके बताना चाहता हूँ, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक डेटा घुस जाए। अरे यार आपने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा तो था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला, कि डिस्टेंस आपका रास्ते पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, समझे। जैसे OMR वाला आपका एग्जाम हो जाए, अब OMR वाले एग्जाम में आपने गोला किया है
तो अगर आपने का तुक्का सही बैठ गया तो उससे मतलब नहीं है आपने कैसे किया, उससे मतलब ही आपने गोला कैसे लिखा। लेकिन अगर वही रिटर्न होता तो आप अटक जाते। तो वही चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, आपको समझना है, ध्यान से समझना है। आपको हमने बताया था एक ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है? हाँ। अब देखो मैं प्रेशर और ग्राफ में 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है। यहाँ पे आप मान लो कि ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम कितना है V1 है, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो आपका मान लीजिए P2 है, और बी पॉइंट पे आपका जो वॉल्यूम है V2 है। ठीक है। अब आप समझो, आप ए से बी तक आए, अब आप एक रास्ता ऐसे चूज करके आओ, आप एक रास्ता ऐसे चूज करके आओ, अब एक रास्ता आप ऐसे चूज करके आओ। अब ध्यान से समझना, स्टेट फंक्शन की अगर बात करें यानी इंटरनल एनर्जी की अगर बात हम लोग करें तो इनिशियल और फाइनल स्टेट से, देखो ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। मैं अगर बात करूं पहले रास्ते से आए, इसमें ध्यान समझना, अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, फॉर इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं लिख रहा हूं इंटरनल एनर्जी तो आप अपने दिमाग में समझिएगा कि हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। क्लियर? चलो, फॉर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो भाई पहले रास्ते से अगर मान लो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U1 आया, और दूसरे में आया डेल्टा U2, और तीसरे में आया डेल्टा U3, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। सर हाँ क्यों? क्योंकि देखो पहले रास्ते का इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, बी है, दूसरे का ए बी, तीसरे का ए और बी सेम है। तो इंटरनल एनर्जी एक आपका कौन सा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो है वो रास्ते पे नहीं डिपेंड करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है स्टेट फंक्शन। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, है ना, पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शन। अच्छा, यहां पे एक डेटा और मैं देता हूं। देखो गैस का इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, फाइनल पॉइंट क्या था, बी था। मुझे बताओ इनिशियली वॉल्यूम कितना था गैस का? सर V1। फाइनल वॉल्यूम? सर V2। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ गैस इस प्रोसेस में ए से बी जब आप लेके आए तो उसका वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? बताइए, जब गैस को आप ए से बी तक लेके आए तो गैस का वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? सर बढ़ा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसे आप एक्सपेंशन बोलते हो कि कंप्रेशन बोलते हो? बताना। इस प्रोसेस में ए से बी वाले में गैस का एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ? गैस को आपने फैलाया कि गैस को कंप्रेस किया? सर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमने इसे क्या किया है, हमने इसे क्या किया है, हाँ एक्सपेंड किया है। ठीक है, अब भाई गैस को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो आपने कुछ काम किया होगा। तो मैं पूछ रहा हूं फॉर वर्क, है ना, अगर हम वर्क के बारे में बात करें, है ना, पहले रास्ते से आप लेके आए W1, दूसरे रास्ते से आप लेके आए W2, तीसरे रास्ते से लेके आए W3, ये आपका काम है। इससे लेके आए W1 काम किए, दूसरे से W2, तीसरे से W3, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? तो नहीं, W1, W2, W3 आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका वर्क है ये पाथ फंक्शन है, ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है ना, ये आपका पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, इसके लिए पाथ मैटर करता है। ठीक, क्लियर? तो ये आपका पाथ फंक्शन हो गया। अब ये ग्राफ आपको थोड़ा सा समझने में मदद कर रहे होंगे। क्लियर? ठीक है, देखो आपको अगर मैं और चीजें बताऊं तो आपने U का फॉर्मूला पढ़ा था कि U जो आपका है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर आप कैसे बढ़ा रहे हो उससे मतलब नहीं है। ठीक, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि OMR वाला एग्जांपल ले लो, है ना। OMR वाला एग्जाम जो है वो आपका क्या है, स्टेट फंक्शन है, आपको गोला करना है सही वाला। अब वो चाहे आप सवाल को तुक्का मार के करो और चाहे सवाल को लगा के करो, मैटर नहीं करता है। लेकिन ये वाला क्या हो गया, ये आपका रिटन एग्जाम है। रिटर्न वाले में आपका पाथ वाला डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से लिखोगे आपको अच्छा नंबर मिलेगा, खराब लिखोगे खराब नंबर मिलेगा, अगर ना उल जलूल लिखा तो आपको उल जलूल नंबर मिलेगा।
क्लियर। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी हो गया जो कि आपका स्टेट फंक्शन है, ये आपका वर्क हो गया जो कि आपका पाथ फंक्शन है। फिर हम आगे अब लॉ की बात करने वाले हैं जो कि आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इतनी चीजें बताने के बाद तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये वाला ग्राफ बाद में भी आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब ये बहुत बेसिक लॉ है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ बच्चे, अभी देखो मैं बताऊंगा, अभी समझो 0th लॉ है ना। अब नाम में ही है कि फर्स्ट लॉ से शुरू ही नहीं किया, इसमें तो 0th लॉ आ गया है ना, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं इसे पढ़ाता हूँ या जब मैं पढ़ता था तब से मेरे अंदर में ये था कि इसे 0th लॉ क्यों बोलते हैं, है ना। मेरे दिमाग में एक पर्सनल डाउट था, तो हमको लग रहा है हम अपना पर्सनल एजम्पशन बता रहे हैं, इधर उधर का कोई हमको नहीं पता है। पर्सनल एजम्पशन ये है कि हमको लगता है कि पहले फर्स्ट लॉ आ चुका था, फिर बाद में ये वाला लॉ बना, अब इसको सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो बोल नहीं सकते, फोर्थ लॉ बोल देते। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई फर्स्ट लॉ के पहले ये वाला लॉ है, इसलिए इसको 0th बोल देते, बस ऐसा ही कुछ रहा होगा। अब 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक बहुत सा कॉमन सेंस वाली बात है। इसके पहले आपको मुझे पता है, आपको पता होगा, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट पता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वाला वर्ड पता है ना। या ऐसा लिख ही देता हूं, है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे थे। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, सुनना पहले, है ना, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज हैं तो उनमें हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए उस स्टेट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट, है ना। लिखिएगा, देयर इज heat exchange between there will be net exchange of heat, there will be net exchange of heat between two bodies, देखो दो बॉडीज ही होंगी, there will be net exchange of heat between two bodies until थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, या ऐसे लिखो, हाँ, until थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, या ऐसे लिखो, until the temperature of both bodies are equal, है ना। भाई दो बॉडीज के बीच में तब तक हीट का एक्सचेंज होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर सेम होने वाली बात है इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे एक बॉडी ए है ना, ये अभी आपका 0th लॉ है, ये हम बता रहे हैं। एक बॉडी बी है, अगर दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज तभी तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मैं अगर बोलूं ए and B are in thermodynamic equilibrium, ध्यान से समझिएगा इसको, are in thermodynamic equilibrium। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या आ रहा है, 0th लॉ आ रहा है, ये चीज समझ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास तीन बॉडीज हैं, एक बॉडी ए ये रही, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि भाई ये जो वॉल है, ध्यान से समझना वरना आप गड़बड़ी कर दोगे। ये जो वॉल है ये वाली, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे एक लेयर और चढ़ा दे रहा हूँ। ये वाली जो है, ये जो वॉल्स हैं ये आपकी डायाथर्मिक वॉल्स नहीं है। डायाथर्मिक वॉल मतलब यहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हमने बना दिया ऐसे, मान लो ये जो बाहर वाली वॉल्स हैं इनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ये वाली वॉल्स है, ये जो वॉल्स हैं, ये वाली जो वॉल्स है, ध्यान समझना, ये वाली भी आपकी डायाथर्मिक वॉल ही है। ये जो वॉल्स हैं ये वाली, इसे आप बोलोगे एडियाबेटिक वॉल, यहां से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है,
ये वाले जो वॉल्स हैं ये आपकी डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक वॉल्स मतलब यहां से हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि ये आपकी एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है, ये एक बॉडी सी है, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि ए और बी आपके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए और सी भी आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। अरे नॉर्मल सी बात नहीं है कि अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिकल रूल है ना। सेम तरीके से अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ सी होगा, ये तो है। मैं बोलूं कि गैस ए, देखो एक उसमें भी गैस ए है ना, और एंड गैस बी, ये आपकी किस में है, इस ये आपकी थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी आपको बताया कि टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी हो, अगर है और आप बोलो कि गैस बी और गैस सी ये आपके थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो आप बोलोगे कि टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी। अब इन्हें दोनों से आप क्या रिजल्ट निकालते हो, आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर में हो तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे ये बोलता है कि गैस ए एंड गैस सी विल ऑल्सो, अगर ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विल ऑल्सो बी इन थर्मो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, यानी टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ सी होगा। सर आप इतना बड़ा क्यों लिखा रहे हो? अरे भैया तुम्हारे स्कूल में पूछेगा तो तुम क्या लिखोगे कि सर टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी बराबर टेम्परेचर ऑफ सी, देन टेम्परेचर ऑफ ए बराबर टेम्परेचर ऑफ सी। मत करना, 0 नंबर मिलेगा, ऐसे लिख के आना, तब आपको पूरा पूरा नंबर देगा और काटेगा भी नहीं टीचर, है ना। मास्टर जी खुश, अरे वाह। तो ये चीज़ें लिखाने वाली हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर एंड विजिबल टू अस यू, है ना। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ से अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और इसके ऊपर भर भर के सवाल हैं। ये आपको अच्छे से सीखना भी है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। अब धीरे धीरे आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर का बिल्डअप हो रहा है, ठीक। कौन सी बात है अपने पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ क्या है? ये लॉ बड़ा सिंपल सा है, आपको कहीं ना कहीं हमने इसका हिंट दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। सर क्या है लॉ? ध्यान से समझिएगा। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ध्यान से सीखिएगा। इस कंटेनर में हमने ऐसे एक वॉल बना के रखी है ना। ये वॉल आपके पास ऐसे है, कंटेनर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे एक कंटेनर में ऐसे भी है। अब आपको तो इतना समझ में आ गया कि ये वॉल्स कौन सी हैं। ये वॉल्स आपकी नॉन कंडक्टिंग या एडियाबेटिक है, मोटी वाली वॉल्स, ऐसे वाली वॉल्स, ठीक। ठीक है भैया, बोलिए। हाँ, अब यहाँ पे हम गैस भरेंगे। क्या भरेंगे? गैस। सर हाँ बोलो। सर गैस भरेंगे तो उड़ नहीं जाएगी। देखो यहाँ पे पिस्टन भी लगा के रखे हैं, और ये जो पिस्टन है ध्यान से समझिएगा, पिस्टन वाली वॉल्स भी कैसी हैं? हाँ कैसी हैं भाई? हाँ ऐसी वाली पिस्टन वाली वॉल्स भी आपकी, ये पिस्टन है, और पिस्टन कैसा है? फ्री टू मूव है। पिस्टन का काम क्या होता है? बस प्रेशर को बैलेंस करके रखने के लिए, प्रेशर को बराबर करके रखने के लिए, है ना। चलो
यहाँ पे जो वॉल है ये आपकी डायाथर्मिक वॉल है, ये वॉल आपकी डायाथर्मिक वॉल है, यानी यहाँ से आपका हीट का एक्सचेंज हो सकता है, डायाथर्मिक है। ये वाली वॉल्स एडियाबेटिक वॉल्स है, यानी यहाँ से हीट नहीं निकलेगी। ये आपका पिस्टन है जो फ्री टू मूव होगा। देखो भाई ऐसा डाउट मत पूछना कि ऑफलाइन में हमसे बच्चा आगे पूछते थे सर ये पिस्टन क्यों बनाया, मत पूछना, घटिया सा डाउट है। हाँ सर आपने तो खुद बता दिया, सर पिस्टन क्यों बनाया बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इस गैस जो हमने इसके अंदर गैस भरी अब बाहर नहीं जाएगी ना, बनाओ ना दी, अब तो बाहर नहीं जाएगी, कहीं से लीक नहीं करेगी ना। चलो अब अगर हम इसको यहाँ से हीट दे सकते हैं, है ना, हम क्या देंगे इसको, गैस को हीट देंगे। जो आप हीट दोगे उससे क्या होगा सर, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर चेंज होगा। जो आप हीट दे रहे हो उससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। अब याद करो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज तो इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो भाई प्रेशर भी तो बढ़ेगा। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता तब। लॉ याद है ना, हाँ सब कुछ बता चुके हैं केटीजी में ही, नहीं देखा जाके देख के आओ वरना समझ नहीं आएगा। मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ भाई, हीट दोगे तो हीट दे के टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, यानी आपकी जो हीट गई वो डेल्टा यू में गई। भाई वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अंदर के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी तो अंदर के मॉलिक्यूल जाके इसका धक्का नहीं मारेंगे। सोचो ना यार, अंदर में एक कमरा है उसमें गर्मी बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल भागेंगे, भाई गेट खोलो गेट खोलो, तो वही सेम चीज है, ये जाके इस दीवार पे प्रेशर लगाएगा जिससे ये पिस्टन मूव करेगा। अब समझ आया कि हमने बनाया क्यों था पिस्टन, ताकि हमको पहले तो बात तो प्रेशर मेंटेन रहे, दूसरी बात हमको पता तो चले कि गैस ने काम किया है कि नहीं किया है, समझे। तो जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाएगी, पहली बात तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी और दूसरी बात वर्क डन में जाएगी। तो ये जो लॉ है लिखिएगा भाई, ये जो लॉ है किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव सवाल स्कूल वाला, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक ठीक है। चलो ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी भी गैस को हीट दी तो वो दो काम करेगी जो आप हीट दे रहे हो। पहली बात तो उस गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और दूसरी बात काम करने में निकाल देगी। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये क्या है, हीट गिवन, हीट गिवन। अब देखो ये हीट गिवन भी हो सकता है और हीट टेकन भी हो सकता है, या आप जिसे बोल सकते हो हीट रिलीज्ड। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ और क्या, अरे खुद सोचो ना यार, यहाँ पे ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हो गया, ये टेम्परेचर ऑफ गैस हो गया, अगर ये टेम्परेचर और ये बाउंड्री हो गई, ये देखो ये टेम्परेचर ऑफ गैस, ये बाउंड्री, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उल्टा बोल दिया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग वॉल डायथर्मिक, टेम्परेचर ऑफ गैस। अब यहाँ पे एक बाउंड्री आपने बना के रखी है अगर आप बोलो कि ये वाला टेम्परेचर, ध्यान समझना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज़्यादा टेम्परेचर ऑफ गैस से, तो क्या होगा, तब भाई यहाँ से यहाँ हीट जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कम, टेम्परेचर ऑफ गैस ज़्यादा, तो हीट गैस देगी इसको, इसीलिए बोल रहे हैं हीट गिवन या हीट रिलीज्ड, है ना। या आप इसे बोल सकते हो हीट टेकन, अगर गैस के रेस्पेक्ट में बात करो तो हीट टेकन, ठीक है। ये क्या है, ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात कर रहा है, ठीक। ये क्या है, ये आपका वर्क डन है। अब यहाँ पे वर्क डन आपका दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा, या तो वर्क डन बाई गैस होगा, या तो वर्क डन ऑन गैस होगा, भाई दोनों हो सकता है। अब इसीलिए यहाँ पे इसका एक कुछ साइन कन्वेंशन भी होता है, भाई या तो वर्क डन बाई गैस होगा या तो वर्क डन ऑन गैस होगा। आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, समझ आ गई बात, ठीक है। हाँ अब एक डाउट आ सकता है आपके दिमाग में, सर कौन सा डाउट, अगर आप में से बताना किस किस के दिमाग में ये डाउट आ रहा है, सर हम यहाँ से हीट दे रहे हैं तो यहाँ से हीट निकल भी तो सकता है, बोलो। अरे भाई खुद सोचो, नॉर्मली वाला लॉजिकल बात कि अगर यहाँ से आप हीट दे रहे हो तो हीट दे रहे हो ना, तो यहाँ से हीट आ भी तो सकता है,
ये डाउट आया था दिमाग में? अगर आया था तो कमेंट में हाँ लिख दो, हाँ सर ये वाला डाउट आया था। ये लिखना, हाँ लिखोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या सवाल पूछा था। पूरा पूरा लिखना कि हाँ सर ये वाला डाउट आया था। अगर नहीं आया था तो वेल एंड गुड। अच्छा, क्या अब आया डाउट कि सर यहाँ से हीट दे रहे हैं तो यहाँ से हीट बाहर भी आ सकती है? तो सुनो, अगर ऐसे डाउट आ रहा है तो बहुत माने जाओगे। अभी तुम खुद बोल रहे हो कि अगर टेम्परेचर ऑफ गैस ज़्यादा हुआ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम से, या सर मान लो कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज़्यादा हुआ टेम्परेचर ऑफ गैस से, तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ होगा। अरे भाई तुम खुद उल्ट, अब खुद सोचो तुमने क्या गलती कर दी है। ब्लंडर, क्या ब्लंडर, भारी मिस्टेक। कि भाई तुम बोल रहे हो कि हीट का ट्रांसफर, पढ़ते आ रहे हो, हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तुम अगर बोल रहे हो कि ये टेम्परेचर हाई है ये लो है, तो लो से हाई पे कभी हीट का फ्लो होगा? तो ये डाउट कभी मत रखना कि यहाँ से वापस आ जाएगा। मटेरियल की बात नहीं हो रही भाई, हीट की बात हो रही है, समझे? हाँ, ये डाउट अपने दिमाग से निकाल देना कि सर यहाँ से हीट दे रहे हैं तो यहाँ से निकल भी तो सकती है, तो सर जो हीट दे रहे हैं क्या उतनी हीट इसको जाएगी? दूसरी बात, हीट का लॉस नहीं हो रहा है, आपकी हीट सिर्फ दो ही जगह पे जा रही है, इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा। हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रही है और दूसरा वर्क कर रही है, बात खत्म। अब वर्क बारे में आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, आपने यहाँ भी पढ़ लिया कि या तो हीट लेगा या तो हीट देगा, या तो वर्क करेगा या तो वर्क उसके ऊपर होगा। अब यहाँ पे बात आती है साइन कन्वेंशन की, तो आप पहले इतनी चीज़ें नोट करो फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए अब हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है? हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री वाले से थोड़ा सा उल्टा है, हम ये मानते हैं, है ना? पर मैं बताऊँ अल्टीमेटली मैं भी भूल चुका हूँ कि क्या कन्वेंशन वहाँ पर था। बस इतना है कि हाँ उल्टा उल्टा कुछ तो होता था। साइन कन्वेंशन हेडिंग डालिएगा, और ये साइन कन्वेंशन आपको याद भी रखना है। भूले तो भैया सवाल भी भूल जाओगे। सवाल तुमको भूलेगा कि हमको तुमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, ध्यान समझना कैसे याद रखेंगे। देखो एग्जांपल रियल लाइफ पे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स में तुमको एक मॉलिक्यूल बना के बैठा दिया, ये हो तुमको हमने गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बिठा दिया, ठीक है? समझिएगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? साइन ऑफ डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू के साइन की बात कर रहे हैं, है ना? पहला साइन ऑफ डेल्टा क्यू। ठीक है सर, बात करते हैं साइन ऑफ डेल्टा क्यू की। अब मान लो डेल्टा क्यू का साइन, अगर आपने हीट दिया तो साइन क्या लिखा जाए? अब आप समझो, थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ठंडी के महीने में पढ़ाया जाता है, तो हमारे गुरुजी ने बताया था, हम भी आपको समझा रहे हैं, और बहुत बढ़िया वे से उन्होंने बताया था कि भाई देखो, चाहे आप 12th पास आउट वाले बैच हो, चाहे 12th में ना हो, 11th वाली बैच हो, आपको हरदम जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है तो ठंडी का मौसम या तो होता है या तो आने वाला होता है ना? या तो आ चुका होता है किसी किसी कोचिंग में। तो ध्यान समझिएगा कि भाई जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो और ठंडी के महीने में पढ़ रहे हो, अब आपको सोचो उस टाइम पे अगर किसी ने आपको हीट दिया तो आपको कौन सी फीलिंग आएगी? अंदर आपको बिठा दिए हैं, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खुद सोचिए। पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि नेगेटिव आएगी? सर अच्छा लगेगा, सर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको हीट मिली, देखो अपने लिए ये क्या है? सिस्टम है, तो लिखिएगा हीट सप्लाइड टू सिस्टम। हीट सप्लाइड टू सिस्टम, तो क्या होगा? तुम सिस्टम हो, तुमको हीट सप्लाई किए हैं, तब पॉजिटिव फीलिंग दोगे। अब इसका उल्टा सोचो, मान लो तुम ठंडी में सो रहे थे, अब तुमको सुबह सुबह हमको उठाना पड़ गया, है ना? है जो उठो, नहीं उठ रहे थे, हम तुम्हारी रजाई पकड़े या कंबल पकड़े, खींच लिए। अब तुमको कैसी फीलिंग आएगी? या तुम्हारा मित्र ने खींचा, हम नहीं खींच रहे भाई, है ना? हम कहाँ आएंगे तुमको खींचने के लिए? मम्मी ने खींच लिया, तुम्हारे मित्र ने खींच लिया, अब तुमको कैसी फीलिंग आएगी बताना? तुम अच्छा खासा अपनी रजाई में सो रहे थे बढ़िया आनंद के साथ, रजाई खींच लिया गया, तो डेल्टा क्यू का साइन तुम्हारे अंदर से निगेटिव फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? मन करता है करिया दे उसको, मन करता है कूट दे, है ना? दोस्तों से कुछ कहते, बहन होते तो उसको मार देते। तो हीट सप्लाइड, अब क्या लिखे? बाई सिस्टम, क्योंकि अब तुम हीट देना शुरू कर दोगे किसको? सराउंडिंग को, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। समझे? ये आपको याद हो गया साइन ऑफ डेल्टा क्यू, क्लियर?
हीट सप्लाइड बाय सिस्टम। अब या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, एक और लिख सकते हैं। अब देखो या तो तुमने हीट सप्लाई किया है और तुम हीट सप्लाई करो तो उसे बोल देंगे रिलीज्ड, ठीक है। सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर यहाँ पे मैं सिस्टम और सराउंडिंग को चेंज कर दूं, ध्यान समझना फीलिंग को, अगर मैं बोलूं हीट सप्लाइड बाय सराउंडिंग, तो भाई सराउंडिंग हीट किसको देगा? सिस्टम को देगा, समझे। और हीट रिलीज्ड बाय सराउंडिंग तो भी उसका मतलब वही होगा। ये अंग्रेजी को पकड़ लेना, कभी कभार सवालों में घुमा देते हैं। अगला दूसरा साइन की बात करते हैं, साइन ऑफ डेल्टा यू। अब आपको यहां पे एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नॉलेज काम आएगा। भाई आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने डेल्टा यू का फॉर्मूला बताया था। डेल्टा यू बराबर क्या होता था? एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, यही तो था, है ना। या हमने आपको एक और बताया था एन सी वी डेल्टा टी। फिर यहाँ से अगर आपको याद आ रहा हो तो एन और ये डेल्टा टी करना था, एन डेल्टा टी करता था, सी वी बराबर एफ आर बाई 2 आया। याद आ रहा है कुछ? हाँ चलो। तो यहाँ पे खुद देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने जो इसके अंदर डाले हैं वो तो कांस्टेंट ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ क्या था? डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई कौन सी गैस डाले हो, वो मोनोएटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राईएटॉमिक है, वो तो फिक्स ही है। आर गैस कांस्टेंट वो फिक्स है। यानी यू आपका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर चेंज पे। और डेल्टा टी का होता है भैया बताना तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब समझना, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर घटा तो डेल्टा यू नेगेटिव। उसको नहीं फर्क पड़ता कि कैसे हुआ, उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसको तो सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि भाई अगर डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव कब आएगा? जब टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा। या आप इसे बोल सकते हो टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज। और दूसरा डेल्टा यू निगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा टी आपका घटेगा। या आप लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज। बताओ भैया समझ आया? ठीक, सिर्फ टेम्परेचर देख लेना, काम खत्म। टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा तो डेल्टा यू नेगेटिव। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने पास अगला साइन आता है डब्ल्यू का। मिटा दो इसको, मिटा दे रहा हूं, समझिएगा साइन ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का साइन भी आप समझ लो अच्छे से, है ना। साइन ऑफ डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, ये हमको क्या बताता है? अब समझिएगा, यहां पे आप मान लो गैस का मॉलिक्यूल हो, अब अंदर हम मान लो हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं। तुम क्या करोगे? अरे सर जी गेटवा खोलो, हम गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी, है ना। तुमको यहाँ पे जाओगे, भागोगे, और यहाँ पे तुम इस गेट पे धक्का लगाओगे, अरे जी खोलिए गेटवा। अब सोचो ये गेट है, ये पिस्टन है। अगर तुमने यानी गैस के मॉलिक्यूल ने, देखो तुम फोर्स किधर लगा रहे हो? अंदर। ध्यान समझना, वर्क का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे लिखिएगा W बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। अब इसमें आप लिखते थे एफ एस कास थीटा। W आपका पॉजिटिव आता था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते, नेगेटिव आता जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अगर, ध्यान समझना, आप इस पिस्टन को इधर खिसकाओ, ध्यान समझो, आपने फोर्स लगाया इधर की तरफ और पिस्टन भाई साहब खिसके इधर की तरफ, तो आप जो वर्क कर रहे हो वो कैसा होगा? हाँ, वो आपका होगा पॉजिटिव। यानी कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते तब। अब इस केस में मुझे बताना क्या होगा जब आप पिस्टन के, आप अंदर हो, ध्यान समझना, अंदर हो और आप क्या हो जाएगा बताना। आप पिस्टन को पीछे खींचोगे, ऐसा धक्का दोगे पीछे की तरफ, तो क्या होगा? गैस का एक्सपेंशन होगा या गैस का कंप्रेशन होगा? हम दोनों को मिला के एक्सप्रेशन बोल रहे थे, है ना। एक्सपेंशन प्लस कंप्रेशन मिला के एक्सप्रेशन। छोड़ो, बताना जल्दी बताओ। W पॉजिटिव तो क्या होगा? तो भाई गैस फैलेगी ना, क्योंकि तुमने वॉल्यूम तो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन होगा। अब समझिएगा, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और आप खुद सोचो वर्क डन नेगेटिव कब आएगा? मान लीजिए आप फोर्स इधर लगा रहे थे, पर ऐसे यहाँ पे पुच्छ से कोई धक्का दे दे तो क्या होगा? जैसे देखा जाए कि भाई गैस में अंदर से हिम्मत लगा रही, सर क्या किया जाए, है ना, हम बैठे रहेंगे, ना ऐसे धक्का दे दो यार गैस को। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल को तुमने धक्का दे दिया इसे, तो ये भाई सब गिर जाएंगे। अब खुद सोचो पिस्टन
इधर आया, ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, पिस्टन आ रहा है इधर की तरफ, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, थीटा एक्सॉस सी नेगेटिव। और वर्क डन नेगेटिव होगा तो अब आप खुद सोचो, तो गैस का कंप्रेशन ही तो होगा, क्योंकि पिस्टन वॉल्यूम को कम कर दे रहा है। तो याद रखिएगा, ये तो कहानी वाली बात थी। याद करने की चीज़ क्या है कि वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्सपेंशन होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब आपका कंप्रेशन होगा। याद रखिएगा, कंप्रेशन नेगेटिव, एक्सपेंशन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका साइन कन्वेंशन ऑफ डब्ल्यू था। तो आप इसे नोट कर लें अच्छे से और समझ भी लें। नोट कर लिए? अब एक सवाल आपसे, अगर आपने नोट कर लिया है, वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलोगे? वर्क डन बाई गैस या वर्क डन ऑन गैस? ये भी आता है। तो W पॉजिटिव मतलब ये है कि वर्क डन बाई गैस। अरे भाई, तुमने तो काम किया, तुमको तो हम गैस का मॉलिक्यूल बना के बैठाए हैं, तुम ही तो धक्का दे रहे हो, तो तुमने काम किया, तो वर्क डन बाई गैस होगा, है ना। और अगर वर्क डन बाई गैस हुआ तो पॉजिटिव। ऐसे भी आते हैं, देखो भैया, पॉजिटिव हम भी आते हैं बोलना, पर मजा आता है पॉजिटिव बोलने में। W इज इक्वल टू, अगर आपका वर्क डन ऑन गैस कर दूं तो क्या होगा? तो ये नेगेटिव होगा। अपने दिमाग में इन सारे टर्म्स को याद रखिएगा। वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन बाई गैस। अगर गैस वर्क करेगी तो भाई पिस्टन को अंदर से बाहर की तरफ धक्का देगी, और अगर तुम गैस पे वर्क करोगे तो भाई तुम पिस्टन को बाहर से अंदर की तरफ धक्का दोगे। और हम अंदर बैठ के देख रहे हैं, ध्यान समझना, तुम ये सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हो? अंदर से कर रहे हो। तो ये साइन आपको शायद याद करने में मदद करे। ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ये आपको याद करने में मदद करे। आप अंदर बैठे हो, आप खुद इमेजिन करो इन सारी चीज़ों को। बाकी हम समरी में आपको इसका साइन दे ही देंगे। ठीक, चलिए फिर अब इसको नोट करिए। अब नोट करने के बाद आपको हम बताने वाले हैं वर्क डन बाई गैस। हेडिंग डालिएगा, वर्क डन बाई गैस। इसके पहले इसकी समरी दे देता हूँ, है ना। समरी दे देता है, रुको 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 रुको, है ना, समरी, है ना। हालत तुम्हारी वैसे ही मरी मरी है, इसलिए तुम समरी मांगते हो। समरी की अगर बात किया जाए तो समरी में पहला डेल्टा क्यू पॉजिटिव, है ना, कब आएगा? जब हीट गिवन होगा। किसको भाई? सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेल्टा क्यू निगेटिव होगा कब? जब आप हीट ले लोगे। किससे? सिस्टम से। याद रखिएगा, हम लोग सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक। दूसरा, डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव होगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा। डेल्टा यू का साइन निगेटिव होगा कब? जब टेम्परेचर घटेगा। इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेम्परेचर कैसे बढ़ाया है घटाया है। तीसरा, वर्क डन पॉजिटिव होगा कब? जब गैस के ऊपर काम करोगे। गैस काम करेगी, है ना। वर्क डन बाई गैस होगा, वर्क डन बाई गैस होगा। सर आपने एक्सपेंशन वाला भी बोला था, हाँ वो भी होगा। अगर एक्सपेंशन हुआ तो भी वर्क डन पॉजिटिव हुआ। W बराबर निगेटिव कब आएगा? जब वर्क डन ऑन गैस हो। क्या हो? वर्क डन ऑन गैस। और वर्क डन ऑन गैस में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। तो ये आपका क्या है? समरी है। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए। चलिए, अगर आपने ये नोट कर लिया तो मुझे एक टॉपिक और बताना है, वर्क डन बाई गैस। ये फॉर्मूला होता है, जैसे वही P डेल्टा V वाला आपने पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और आपको हमने फ्लूइड में भी पढ़ाया था। सर याद नहीं आ रहा है, याद करो, बर्नौलीज थ्योरम, उसमें हमने बताया था। अब आप इसी को थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। जब आप इसी को थोड़ा जूम करेंगे उस फिगर को, तो क्या होगा? हेडिंग डालिएगा, वर्क डन बाई गैस। अब अगर वर्क डन का कहीं पे भी फॉर्मूला आता तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये आपके पास गैस थी। अब गैस में यहां पे आपने एक पिस्टन लगा के रखा हुआ था, है ना। क्या लगा के रखा था? पिस्टन। अब भाई सारी वॉल्स आपकी कैसी हैं? डायाथर्मिक नहीं है, एडियाबेटिक है। ठीक है, ये भी आपका एडियाबेटिक है। सारी गैस, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइएगा। अंदर में आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को भर के रखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, गैस भी तो फ्लूइड है, और फ्लूइड सरफेस पे फोर्स कैसे लगाता है? सर याद नहीं आ रहा है भाई, परपेंडिकुलर लगाता है, याद ही कर लो।
फ्लूइड सरफेस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स कितना लगा रहा होगा? अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये वाला एरिया कितना है? ए है, और अंदर प्रेशर ड्यू टू गैस जी। ध्यान से समझना, ए क्या है? ए है एरिया ऑफ पिस्टन। क्या है? एरिया ऑफ पिस्टन है। और पीजी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है। तो आप मुझे बताना फोर्स क्या होता है? फोर्स exerted by gas on piston। बताइएगा, अरे बताओ फोर्स क्या होता है? एफ जी मान लो, और ये बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया के। ठीक, अब मान लो इस फोर्स की वजह से आपका पिस्टन यहां चला गया। आपका पिस्टन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। अरे गंदा से गंदा बन रहा है। मान लीजिए आपका पिस्टन यहाँ चला गया, ये डॉटेड वाला है, ठीक है। आपके पिस्टन के जो डिस्टेंस है x घूम गया, या dx मान लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन वाला ला के रखेंगे। ठीक, अब आप मुझे खुद बताओ वर्क डन बाई क्या होगा? वर्क, क्योंकि गैस धक्का दे रही ना, तो वर्क डन बाई गैस क्या होगा? बताइए। वर्क डन बाई गैस होगा भैया फोर्स ड्यू टू गैस इंटू डी एक्स, क्योंकि उतना ही तो किया है। अब डॉट लगा दोगे तो कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि डॉट लगाओगे, देखो जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हम मान रहे हैं, तो जीरो आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू गैस इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अब ए डी एक्स क्या है? ध्यान समझना, ए डी एक्स क्या ये वाला वॉल्यूम है? देखो एरिया इंटू डी एक्स करोगे तो ये वाला वॉल्यूम आएगा। अब ये क्या है? ध्यान समझना, पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में इतना हो गया, तो ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये जो ए इंटू डी एक्स है, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम ही तो है। बोलो दया, कुछ समझ आया? ये चेंज इन वॉल्यूम ही तो है। अच्छा, ये अगर चेंज इन वॉल्यूम है तो क्या हम इसे डेल्टा वी लिख सकते हैं? दया, अगर वहां पे ऐसा होता तो समझे दया, ये चेंज इन वॉल्यूम ही तो है। जी सर। सर अगर ये चेंज इन वॉल्यूम है तब तो इसे हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। सही समझे दया, सही समझे। तो वर्क डन बाई गैस क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू गैस, जिसे हम लोग, अरे सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई गैस क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई गैस हो जाएगा प्रेशर ड्यू टू गैस, जिसे हम लोग पी बोल दे रहे हैं, है ना, इसे हम लोग पी ही बोल दे रहे हैं, पी इंटू डेल्टा वी। ठीक, पी इंटू डेल्टा वी, ये आपका वर्क डन बाई गैस हो जाएगा। समझे? अब यहीं से मैंने वो वाला चीज लिखा था कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, कि अगर डेल्टा वी, ध्यान समझना, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर डेल्टा वी निगेटिव तो वर्क डन निगेटिव। तो यहां से भी आप चीज लिखा सकते हो कि भाई अगर, देखिए, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? भाई फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, यानी यहाँ पे आपका एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? तो आपका वर्क डन निगेटिव होगा। अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा सा, वर्क डन नेगेटिव, तो भी खराब लिखा है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी इसके ग्राफ वाले पोर्शन के सवाल है वो अटेंड करेंगे, कि भाई इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू ढेर सारे सवाल करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।